अप्रैल 1984 में तीसरे पहर का सूरज तप रहा था। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निवास सफदरजंग रोड के अहाते में एक व्हाइट एम्बेसडर कार आकर रुकी। चश्मा पहने लंबे कद का एक आदमी कार से उतरा। उसकी पहचान सिर्फ डीजीएस यानी डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी थी, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में एक मेन अधिकारी था। उसके नियंत्रण में एयरफोर्स की एक छोटी सी टुकड़ी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और 2 सीक्रेट पैरामिलिट्री यूनिट स्पेशल सर्विस ब्यूरो थी। 3 साल पहले डीजीएस ने पंजाब और असम में आतंकवादियों का मुकाबला करने की गुप्त गतिविधियों के लिए स्पेशल ग्रुप या एसजी नाम से एक और यूनिट तैयार की थी। पिछले 2 महीने से सेना से लिए गए एसजी कर्मियों को दिल्ली के निकट एक गुप्त अड्डे पर इंपॉर्टेंट मिशन के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। डीजीएस लिविंग रूम में पहुंचे, जहां श्रीमती गांधी खिचड़ी बालों वाले एक आदमी के साथ डिस्कशन कर रही थी। मोटा चश्मा पहनने वाले 66 साल के रामेश्वर नाथ काव पर्दे के पीछे रहने वाले जासूस थे। उन्होंने 1968 में अंडर कवर एजेंसी रॉ का गठन किया था और 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान रॉ से मुक्ति वाहिनी के छापा मारों को ट्रेनिंग दिलाई थी। 1981 में वे श्रीमती गांधी के वरिष्ठ सहायक की हैसियत से सरकार में लौटे और एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका निभाने लगे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे पंजाब समस्या के बारे में श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रमुख सलाहकार थे। भारत का ये सबसे संपन्न राज्य 2 साल से सांप्रदायिक हिंसा आग से जल रहा था। तेज तरार ग्रंथी जनरल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में सिखों के एक विद्रोह गुट ने जंग छेड़ रखी थी। 37 साल के भिंडरावाले के हथियारबंद साथी 1984 तक 100 से ज्यादा आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की जान ले चुके थे। 1981 में भिंडरावाले अमृतसर में सिखों के सबसे पवित्र गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के पास अपने हथियारबंद साथियों के घेरे में छिपा बैठा था। डीजीएस ने श्रीमती गांधी को इन विद्रोहियों को दबोचने के लिए एक सीक्रेट मिशन के बारे में बताया, जो सैनिक हमले से कुछ ही कम था। उनका कहना था कि ऑपरेशन सनडाउन असल में झपट्टा मारकर दबोचने की कार्रवाई है। हेलीकॉप्टर में सवार कमांडो स्वर्ण मंदिर के पास गुरु नानक निवास गेस्ट हाउस में उतरेंगे और भिंडरावाले को उठा लेंगे। ऑपरेशन को ये नाम इसलिए दिया गया कि सारी कार्रवाई आधी रात के बाद होनी थी, जब भिंडरावाले और उसके साथियों को इसकी उम्मीद सबसे कम होगी। स्पेशल ऑपरेशंस के सदस्य श्रद्धालुओं और पत्रकारों के वेश में स्वर्ण मंदिर में घुसकर आसपास के सारा नक्शा दिखाएंगे। उसके बाद 200 से ज्यादा कमांडो ने उत्तर प्रदेश में सरसावा में अपने अड्डे पर 2 मंजिला रेस्ट हाउस के नकली मॉडल पर इस ऑपरेशन का कई हफ्ते तक अभ्यास किया। कमांडो MI4 हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे गेस्ट हाउस में उतरते थे और भिंडरावाले की तलाश करते थे। उसे दबोचने के बाद जमीन दस्ता वहां घुसकर उसे उड़ा लिया जाता था। इस ऑपरेशन के दौरान इस बात की आशंका थी कि भिंडरावाले के बॉडीगार्ड्स और उसे बचाने के लिए आने वाले नागरिकों के साथ गोलीबारी होगी। श्रीमती गांधी चुपचाप सारी बातें सुनती रहीं और फिर सिर्फ एक सवाल किया, कितना नुकसान होगा? डीजीएस ने जवाब दिया कि 20% कमांडो और दोनों हेलीकॉप्टर। उसके इस जवाब से श्रीमती गांधी खिंच गई। ये जानना चाहती थी कि कितने आम नागरिक मारे जाएंगे। रॉ के अधिकारी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दरअसल किसी के पास भी इसका सही जवाब नहीं था और बात खत्म नहीं हुई। श्रीमती गांधी जी ने इसे इनकार कर दिया और पहले हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने से पहले ही ऑपरेशन सनडाउन का पटाक्षेप हो गया। 2 महीने बाद श्रीमती गांधी ने सेना को स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों का सफाया करने का आदेश दे दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में 83 सेना कर्मी और 492 नागरिक मारे गए। स्वतंत्र भारत में असैनिक संघर्ष के इतिहास में सबसे खूनी लड़ाई थी। भिंडरावाले और उसकी छोटी सी टुकड़ी को काबू करने के लिए मशीन गन, हल्की तोपें, रॉकेट और आखिरकार लड़ाकू टैंक तक आजमाने पड़े। सिखों का सर्वोच्च स्थल अकाल तख्त तबाह हो गया। ब्लू स्टार के तूफान से सनडाउन और उसकी महंगी तैयारियां रॉ की गुप्त फाइलों में दबकर रह गई। 3 दशक बाद ऑपरेशन सनडाउन 7 समुंदर पार लंदन में जाकर उजागर हुआ।
13 जनवरी को सारा ब्रिटेन गोपनीयता के बंधन से आजाद हुआ। फरवरी 1984 के पत्रों के उजागर होने से हैरान रह गया। इन पत्रों से पता चला कि ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की सरकार ने स्वर्ण मंदिर से सिख उग्रवादियों को निकालने की योजना में भारत की मदद की थी। उस समय के ब्रिटिश विदेश मंत्री जेफरी होफ के मुख्य निजी सचिव ने यह पत्र तत्कालीन गृह मंत्री लियोन ब्रिटेन को भेजा था। इस अति गोपनीय पत्र के अनुसार ये योजना ब्रिटेन की विशेष कमांडो फोर्स स्पेशल एयर सर्विस के एक अधिकारी ने बनाई थी। 1983 के शुरू के दिनों में स्पेशल ग्रुप यानी एसजी नाम की एक गुप्त यूनिट से सेना के 6 अधिकारियों को इजरायली कमांडो फोर्स सायरत मतकाल के गुप्त अड्डे पर पहुंचाया गया। इसी कमांडो दस्ते ने 1977 में युगांडा में एनटीबी हवाई अड्डे से अपने बंधक छुड़वाए थे। रॉ ने मोसाद के साथ मिलकर इस मिशन की योजना बनाई थी और इसे गुप्त रखा गया था क्योंकि उस समय इजराइल के साथ भारत के राजनीतिक संबंध नहीं थे और वो अपने अरब मित्रों को नाराज नहीं करना चाहते थे। तेल अवीव के पास स्थित इस अड्डे पर इन सैनिक अधिकारियों को सड़कों, इमारतों और गाड़ियों की बड़ी सावधानी से बनाए गए मॉडलों के बीच आतंक से लड़ने की 22 दिन तक ट्रेनिंग दी गई। अब रिटायर हो चुके स्पेशल ग्रुप के एक अधिकारी ने बताया कि वो अनुभव भारतीयों के लिए एक सांस्कृतिक झटके की तरह था क्योंकि हमारी सेना में छोटे बड़े अफसर तक का तंत्र बहुत पुराना है। उन्हें ये जानकर हैरत हुई कि महिलाएं इजरायली सेना के मुख्यालय की पहरेदारी करती है और सैनिक अपने अधिकारियों को हथेली पर अपनी हथेली से ताली ठोककर अभिवादन करते हैं। इजराइल में नई ट्रेनिंग ले चुके इन अधिकारियों को जल्दी ही इस्तेमाल होने वाला था। 1983 में भारत में 2 शिखर सम्मेलन होने वाले थे जिनमें इंदिरा गांधी को विश्व नेता के रूप में पहचान मिलने वाली थी। मार्च में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन और नवंबर में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन। भारत नहीं चाहता था कि 1960 और 70 की दशक में पश्चिमी देशों में हुए हमलों की तरह कोई आतंकवादी हमला हो। स्पेशल ग्रुप की चौकन्नी निगाहों के सामने दोनों शिखर सम्मेलन शांति से संपन्न हुए। स्पेशल ग्रुप का गठन 1981 में हुआ था। तब तक सेना ने आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए अलग से माहिर दस्ता तैयार करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। सरकार ने डायरेक्टरेट जनरल सिक्योरिटी की मदद ली। जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA की मदद से इसका गुप्त रूप से गठन किया था। इस निदेशालय की अपनी एयरविंग, एविएशन रिसर्च सेंटर और तिब्बतियों की एक अर्धसैनिक टुकड़ी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स थी। 1968 में रॉ के गठन के बाद इसका विलय उसमें कर दिया गया। 1982 में डायरेक्टरेट ने प्रोजेक्ट सनराइज शुरू किया। उसने सेना की 10वीं पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक कर्नल को 50 अधिकारियों और सैनिकों की एक टुकड़ी गठित करने का काम सौंपा। इस तरह कमांडो कंपनी 55, 56 और 57 तैयार हुई। तो इसके आगे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। और आपको बता दें कि रैम्बो मूवी आ रही है, तो हो सकता है कि मेकर्स इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार पर रैम्बो को बनाए। वैसे आप कितने एक्साइटेड है रैम्बो मूवी देखने के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहिए एंड सेफ रहिए। थैंक यू।